नमस्कार। हम पहाड़ के नगीनों से मिलते रहते हैं जो हमारी धरोहर है। और आज हम मुलाकात कर रहे हैं उत्तरकाशी जिले के पहले आईएएस अधिकारी से, जो आज भी 83 साल की उम्र में एक्टिव हैं और अपने 10-12 घंटे किताबों के बीच में सब स्टडी करते रहते हैं, लोगों की समस्याओं से जूझते रहते हैं और तमाम इन इशूज़ पे सामाजिक, आर्थिक और पहाड़ के विषयों पर चिंतित रहते हैं। ये हैं चंद्र सिंह जी। सर नमस्कार। क्या चल रहा है चंद्र सिंह जी? आजकल क्या कर रहे हो? क्या अभियान चल रहा है? आप तो बिल्कुल एक्टिव रहते हो। आजकल क्या है, क्या कर रहे हो आजकल? आजकल मैं ज़्यादातर अध्ययन करता हूँ जी। और 3 अखबार पढ़ता हूँ, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदी का हिंदुस्तान। हाँ। और अधिकतर समय में संविधान पर कमेंट्री उनको कर देखता रहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। गुड गुड। आपका इतना लंबा सफ़र रहा है और आपने बचपन से ही आपने गांव में पढ़े हो। क्या अंतर आप पाते हैं उस समय के समाज में, पहाड़ में, और इस समय के पहाड़ में? क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? पहले गांव में लोगों को अर्थतंत्र कमज़ोर था, पैसे का चाल चलन कम था। अब चूँकि जो वहाँ उत्पादन होता है, खास करके जैसे आलू या रामदाना, जिसको अपने गांव में मारछा बोलते हैं, इसका ज़्यादातर उत्तराखंड के पर्वतीय जनपद बेचते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छी बात हो गई कि जो लोग 60 साल से ऊपर हो गए, स्त्री पुरुष, उनको पेंशन मिलती है। इससे उनको पैसा का गांव में ही मिल जाता है। ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन या वृद्धा पेंशन है। और गांव में मकान जो बन रहे हैं अब, वो पुराने रीति रिवाज के बजाय अब उसमें सीमेंट और ईंटा पक्के मकान बन रहे हैं। और परंतु खास करके जो उत्तराखंड के सीमांत जनपद है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या पौड़ी में भी, टिहरी में भी, जो लोग माइग्रेट कर गए हैं उनकी ज़मीनें ज़्यादातर बंजर हैं। तो उस खेती को अगर लोग 12 साल तक छोड़ देंगे, बोएंगे, तो कानूनी ये है कि वो ज़मीन जो है गवर्नमेंट में निहित हो जाएगी। इसको अगर अच्छी तरह से प्रचार प्रसार किया जाए कि लोग गलत फहमी में रहें, इसके लिए अच्छी बात होनी चाहिए कि उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र में होता है पड़ताल, रबी, खरीफ और जायद के प्लॉट राजस्व कर्मचारी, पटवारी जाते हैं तो देखते हैं कि रबी में, खरीफ क्या। तो अगर प्रत्येक जनपदों में कंपल्सरी पड़ताल लागू कर दी जाए और जो मैनुअल है, रेवेन्यू मैनुअल, उसको इस तरफ न पूर्व के उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने ये कभी नहीं सोचा। अभी तो 60 साल से तो पड़ताल ही नहीं हुई जमीन की, कितनी जमीन है, क्या है उसका। वो तो सेटलमेंट है। सेटलमेंट बात, बंदोबस्त अलग बात है। और पड़ताल जो हर साल, वो तो हर साल होती है। तो 3 बार होते, रबी, खरीफ और जायद। लेकिन सेटलमेंट भी तो होना चाहिए, पता तो चले कि कितनी लैंड है, कितनी फॉरेस्ट है, पता ही नहीं। हाँ, ये होना चाहिए। तो अगर पड़ताल नहीं करेंगे तो ये पता नहीं चलेगा। तो जो लोगों ने
गांव छोड़ दिया है हम्म, और खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, और 12 साल का सबूत कहाँ से मिलेगा? हम्म, तो पड़ताल में खतौनी से तो मालिक का पता चलता है कि भूस्वामी कौन है, हम्म, और खसरे से पता चलता है कि उस जमीन में क्या है, रबी में, खरीफ में, जायद में। हाँ, बोई गई या बंजर है। हाँ, तो इसलिए सिस्टम जो पड़ताल का है उत्तराखंड में चालू कर देना चाहिए। यद्यपि इसका लोग विरोध करेंगे, कोई बॉम्बे में, कोई कलकत्ता में, कोई विदेश में, कोई आई से पीछे से डॉक्टर जी जिन्होंने छोड़ रखा है, परंतु जो गांव में रह रहे हैं ठीक है, उनके परिवार वाले गांव खेती करते हैं, कोई बात नहीं, पर खेत बिल्कुल बंजर छोड़ देना। और तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पड़ताल सिस्टम होनी चाहिए। ये बताइए, ये समय जो लड़ाई चल रही भू कानून की, कि भू कानून बनना चाहिए, इसमें आपके क्या विचार हैं? क्या भू कानून में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या? लैंड और भू कानून जो है जो पहले से बने हुए ठीक है, और अगर उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और नया भू कानून में तो ये बात होनी चाहिए कि ये कलेक्टर, जो कलेक्टर का काम करता है उसको कलेक्टर बोलते हैं, जो जिले का कानून व्यवस्था देखता है डीएम होता है। एक आदमी दो काम करता है, डीएम का कलेक्टर। तो अगर पड़ताल की जाएगी तो पता चलेगा कि जमीनों में पड़ताल से कृषि विभाग तय करेगा कि भूमि लैंड टेस्ट, जो भूमि का परीक्षण है, अगर सॉइल टेस्टिंग हो जाएगी तो जमीन की स्थिति क्या है, यहाँ क्या बोया जाएगा। जैसे इंसानों का खून की जांच होती है तो पता चलता है क्या क्या कमी है, क्या होना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी पर्सनल फाइल होनी चाहिए, सर्टिफिकेट उसमें, और उसकी जमीन जो है ना, बिल्कुल, चूंकि पहाड़ में 4 तरफ जमीन है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सबकी जमीन के नेचर आ गए उत्तर को, तो इसलिए इसका होने की कृपा करके जो हम लोग पहाड़ों में ज़्यादातर अनाज फ्री मिलता है। फ्री इसलिए मिलता है क्योंकि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ये सरप्लस पैदा कर देते हैं, तो सरप्लस पैदा तो आ जाता है। अब कुछ समय में ऐसा हो गया है कि शायद हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें कमी आएगी, या लैंड यूज दूसरी तरफ चल जाएगा। बिल्कुल, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में जो जमीन है उसका उपयोग 1 इंच जमीन खाली नहीं रहनी चाहिए। इसलिए कृषि पंडित और जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी है या और भी कृषि वैज्ञानिक हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यमुना घाटी में सेब और गंगा घाटी में हर्षिल का सेब, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु जैसे महल है जिसको मोल बोलते हैं, महल में ग्राफ्टिंग होने पर नाशपाती वगैरह पर बहुत अच्छा, नाशपाती जो है, अब लाल धान का भी जीआई टैगिंग मिल गया, लाल धान के अच्छे रेट मिल रहे हैं। हाँ, राजमा है। हाँ, क्या इस समय लड़ाई ये है कि बाहर के लोग पहाड़ की जमीनें खरीद रहे हैं, तो जो डिमांड चल रही है वो चल रही है कि हिमाचल की तरह ऐसा कानून बने कि लोग, बाहर के लोग कृषि भूमि ना खरीद पाएं जैसे हिमाचल में। क्या ये होना चाहिए? क्या बिल्कुल, बाहर के लोग जो है ना, जो जिस तहसील में भूमि का क्रय विक्रय होता है तो तहसीलदारों की ड्यूटी होनी चाहिए कि खरीदार कौन है और बेचने वाला कौन है, क्या बैकग्राउंड है, वो किन कारणों से ज़मीन बेच रहा है, उन कारणों को ध्यान में रखते उसका विकल्प ढूंढना चाहिए। प्रत्येक गांव में बैठक हो कि
अमुक व्यक्ति की लड़की की शादी हो रही है, खर्चा नहीं इसलिए ज़मीन बेचनी है, तो ज़मीन किसको बेची जाए। तो इसलिए जो मैदान के लोग हैं उसका अन्यथा कृषि के अलावा उपयोग में लाने की वाली जो प्रक्रिया है, इस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो भविष्य काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। एक तरफ बंजर खेती हो रही, पहाड़ में बंजर है। क्या स्कूलों में, और हो ये रहा है कि स्कूलों में बच्चों को सर्टिफिकेट मिलता है और सब बेरोजगार हैं, कोई स्किल उनके पास नहीं है। क्या ये नहीं लगता कि हमको वहाँ कृषि और बागवानी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि लोग प्रैक्टिकल जो बच्चे हैं अपने खेतों में करें, अपने घरों में करें, मशरूम में करें, और उसको लोकल जो बागवान, अच्छे बागवान हैं, उनको स्कूलों से जोड़ा जाए। जो कृषि के या बागवानी के जो अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर वहाँ हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी फालतू बैठे रहते हैं, उनको स्कूलों से जोड़ा जाए, ताकि जो 4, 5, 10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए बाहर भटकते हैं वो अपने घर में इतना पैदा कर सकते हैं। हाँ, ये जो हमारे पुराने ज़माने में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, नौकरी कम थी, परंतु संपन्नता थी, इसलिए कि जो गांव में रहते थे वो ऐसी प्रकार के उत्पादन करते थे जिससे कि उनको आत्मनिर्भरता रहती थी। इस पर जो है जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में है, इसमें कृषि विषय तो आवश्यक होना ही चाहिए, चाहे आपका आर्ट साइड हो, चाहे आपको साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, परंतु कृषि जो है, और कृषि में पशुपालन निहित है। बिल्कुल, ये सब ये पशुपालन है, फिशरी है। वैसे तो मैंने बचपन में, मेरा हाई स्कूल तक मैं 2 महीने में अपने गौशाला में, हमारे पहाड़ में छानी बोलते हैं, तो 2 छानी में छुट्टियों में और तो देख करके, इसलिए पशुपालन जो कार्यक्रम हो वो चलना चाहिए, और ख़ास करके भेड़ बकरी को पालने में बड़ी दिक्कत आ रही है। उनके लिए जो चुंगने के स्थान हैं उसमें कमी आई है, इसको देखने की आवश्यकता है। यद्यपि गुजर अभी भी जाते हैं, पर गुजरों की संख्या भी कम हो गई है। हाँ, इस समय ये नहीं लगता कि हमारे यहाँ की जो लैंड है, इस समय बड़ी संख्या में हिमाचल के जो बागवान हैं वो लीज पे ले रहे हैं या खरीद रहे हैं। इसका मतलब उन बंजर खेतों से वो पैसा भी कमाते हैं, लोगों को रोजगार भी देते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, ट्रेनिंग है, इसलिए हम बंजर खेत उनको दे रहे हैं, वो उसमें कमा रहे हैं। क्या यहाँ भी कोई ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी जो हमारी है, पंतनगर है, भरसाड़ है, इन लोगों को एक्टिव मोड में नहीं लाना चाहिए? इनको होना चाहिए। साथ साथ विकास खंडों में जो हमारे विभिन्न प्रकार के ईडीओ, सहायक विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी कृषि, सहायक विकास अधिकारी उद्यान, सहायक विकास अधिकारी पशुपालन इत्यादि जो हैं, ये कार्यक्रम जो हैं, और ग्राम विकास अधिकारी, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ग्राम स्तरीय कर्मचारी इंक्लूडिंग प्राइमरी टीचर ये गांव में जाते हैं, रात कोई रुकता नहीं है। ये महामारी फैल गई है उत्तराखंड में, कोई देखने वाला नहीं। अगर ये लोग गांव में रुकेंगे, बिल्कुल, तो कुछ लोगों को मकान में किराए देंगे और गांव में रुकेंगे, कुछ बताएंगे, सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। तो अगर उत्तराखंड को हमको आत्मनिर्भर करना है, तो जो ग्राम स्तरीय कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे ग्राम विकास का हो, चाहे राजस्व का हो, जहाँ पुलिस का काम होता वहाँ पटवारी बोलते हैं, और जहाँ पुलिस है वहाँ लेखपाल हो जाता है। तो इसलिए
इनको पटवारियों को सुविधा मिलनी चाहिए उनके, परंतु उनका कहना यह है हम गांव में इसलिए नहीं रहते, हमें अपने बच्चे पढ़ाने हैं। ये तो सबकी समस्या है, सबकी समस्या है, परंतु गांव में कौन रहेगा? मतलब गांव में जो छोटे छोटे अस्पताल है, चाहे आयुर्वेद का, चाहे होम्योपैथिक का, चाहे एलोपैथिक का हो, शाम को 4 बजे के बाद सब उड़ जाते हैं और कोई गांव में नहीं रहता। तो गांव में न रहने से गांव की व्यवस्था इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, न इस पर कोई अब तक कोई कानून बना है। जो कर्मचारी गांव में नहीं रहता है उनको किराए पर, गांव में रह किराए दे पर मकान, इसलिए गांव वाले अपने मकान को बनाना इस तरह से रखेंगे ताकि उनको किराएदार मिल जाए। इसलिए गांव को किस प्रकार से आर्थिक रूप से संपन्न किया जाएगा, और दूसरी बड़ी समस्या जिसे हमें निपटना है, गांव में कुछ बर्बाद है। ये तो ठीक है, गांव में देवी देवता का पुराण रीति रिवाज है, ये भी चलेगा, परंतु जो देवता है, पालकी है, उसको कारपेंटर, मिस्त्री, बढ़ई, जो ज़्यादातर अनुसूचित जाति को होता बनाता है, और फिर पाल के ऊपर कपड़ा बनात वो सिलता है, वो दर्जी, वो भी अनुसूचित जाति को होता है। मंदिर वही बनाता है, मंदिर वही बनाता है, मूर्ति का अंदर का जो होता है। तो ये सोचने की बात है कि पर्वतीय देवी देवताओं का कार्यक्रम में जो भागीदार है, इसमें पंडित जी का कहीं भी हाथ नहीं है। न कपड़ा सिलता है, न कपड़ा बुनता है, न कारपेंटर काम करता है, परंतु देवता की पूजा भी करता है और दूसरे अछूत हो जाते हैं। इसलिए इस मानसिकता में, तर्क में भाई जो जैसे गांव में कोई महिला है जो गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराती है, दाई, तो वो हमारे स्थानीय डॉक्टर है, उसकी जो है मतलब मैं इसलिए जानता हूँ कि हम 7 भाई और 3 बहनें हैं, और उस जमाने में कोई डॉक्टर नहीं था, सब गांव में हुए, सब जमे। तो मेरी दादी थी रिश्ते की, तो मेरी माँ बोलती थी वो दाई का काम करती थी। इसलिए ऐसी महिलाओं को जो गांव के दाई का काम करते हैं या वैद्य हैं गांव की, जड़ी बूटी जो कब, हाँ, इसलिए उनको आधुनिक शिक्षा की तरफ, और उनको कोई यंत्र सामग्री अगर मिल जाती तो बहुत अच्छा था। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात होती रहेगी और फिर मिलते हैं। आप 100 साल जिए हमारे ये भगवान से। नहीं राव जी, आप प्रख्यात पत्रकार हैं और पर्वतीय उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को चलाते हैं। इससे आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप हमारे धरोहर हो और हम चाहते हैं कि आपसे आपके शब्द जो निकलते हैं वो एक पहाड़ के ज़मीन से निकले हुए शब्द होते हैं। मुझे लगता है कोई ना कोई इससे ज़रूर प्रेरणा लेगा। हमारे सियासी लोग वो भी लेंगे, जो ब्यूरोक्रेट हैं वो भी लेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9411 365 777। तो जो लोग हमको सुन रहे हैं जी, ये हमारे पर्वतीय खासकर जो शिक्षित बेरोजगार हैं जी, उनकी कई प्रकार की समस्या है। बिल्कुल। कंपटीशन के लिए
पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि मैं इन चीज़ों से कहीं न कहीं जुड़ा रहता हूँ, बिल्कुल इसलिए वो मेरे पास आने में उनको खर्चा होगा, दिक्कत होगी, जी तो मुझसे फ़ोन से संपर्क संपर्क करें करें और देहरादून जब आएँ तो मुलाकात कर लें। तो E31 नेहरू कॉलोनी फ़ोन करके E31 नेहरू कॉलोनी में रहते हैं, हाँ। इस नंबर पे फ़ोन कीजिए और ये आपको बहुत ही शानदार राय देंगे। इनको जीवन का बहुत लंबा अनुभव है। मेरा शिक्षित बेरोजगारों के लिए कहना है, आपका और चीज़ उन्हों भारतीय संविधान की किताब जरूर पढ़ें। दिगलॉर्ड द्विभाषी में, एक तरफ अंग्रेजी में, एक तरफ हिंदी में, वो लेटेस्ट होने जो जिसका प्रकाशन 2024 में हुआ, क्योंकि इसमें संविधान में संशोधन होते रहते हैं। पुराने संशोधन, पुरानी किताब को रखने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए जिस घर में संविधान रहता है वहाँ भूत प्रेत भाग जाते हैं, बिल्कुल अंधविश्वास भाग जाता है, अंधविश्वास भाग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हैं चंद्र सिंह जी, जो 83 साल में बिल्कुल एक्टिव हैं और युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। क्या पहाड़ की समस्याएं हों, कैसे पहाड़ आगे बढ़ेगा, वहाँ का युवा आगे बढ़ेगा। इन्होंने आपको नंबर भी दिया है, आप उस नंबर पे संपर्क कीजिए, इनसे सलाह लीजिए और जो भी आपकी समस्याएं हैं ये कुछ ना कुछ उसका निदान बताएंगे। लंबा इनको अनुभव। धन्यवाद। धन्यवाद।